नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सर संचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने नागपुर में एक स्पीच दी और उस स्पीच में यह माना जा रहा था कि यह सीधा सीधा संघ की जंग है नरेंद्र मोदी के परिवार भारतीय जनता पार्टी से। उसमें उन्होंने तमाम बातें कही, उसमें उन्होंने अहंकार की बात कही, जिस तरीके की बोली गई शब्दावली चुनाव प्रचार के दौरान उसके बारे में बात की, और इसी सब के साथ साथ वो अलग अलग चीज़ें याद दिला रहे थे। एक याद उन्होंने दिलाई भारत के एक अभिन्न अंग राज्य मणिपुर की। क्या बोला उन्होंने, आइए पहले वो सुनते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब ये आपने सुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान, जो कि मणिपुर के संदर्भ में थे। इससे पहले भी हम एक कार्यक्रम बना चुके हैं जिसमें हमने ये चीज़ बोली है कि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो किस संदर्भ में और किसके बारे में बात कर रहे हैं। राज्य में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी के, एन बीरेन सिंह बीजेपी के। उन्होंने एक तरफ से ये भी इशारा किया है कि जो स्थिति वहाँ उपजी है या उपजाई गई है उस पर ध्यान देना है। तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो? क्योंकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप देख ही सकते हैं। और वक्त वक्त पर क्या एन बीरेन सिंह पर यह आरोप नहीं लगाए कि वो किसी एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं? आरोप है, मैं मानता हूं आरोप है, लेकिन है तो। और मणिपुर की स्थिति सुधरी भी नहीं। मोहन भागवत ने इस बात को उठा लिया। अब आप देखें कि एक लीपापोती शुरू हुई है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। जैसे इंद्रेश कुमार हैं, उन्होंने भी कुछ बोला, उन्होंने अहंकार की बात की, 251 पर अहंकार आपको ले आया, और दुनिया जहां की उन्होंने बातें की। लेकिन इसी सबके चलते चलते जो मणिपुर की बात कर गए मोहन भागवत, उसके महज कुछ दिन बाद ही ऐसे लगता है एक इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट इस तरीके से हुआ कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर पर एक हाई लेवल बैठक बुला ली दिल्ली में, जिसमें कुछ लोगों को तलब किया गया, जो पार्टीज़ हैं इसमें जिनको शांति बहाल करके रखनी है, उनको न्योता दिया गया कि आप आइए, अमित शाह को ब्रीफ कीजिए, बताइए वहाँ की स्थिति क्या है। यानी कि इट टुक मोहन भागवत एंड हिज क्रिटिसिज्म, मोहन भागवत और उनकी आलोचना मणिपुर के संदर्भ में ये एक ज़रूरत महसूस हुई केंद्र सरकार को कि भाई वो कुछ कह रहे हैं तो आइए एक मीटिंग कर लें। वरना तो ये एकदम बहुत ही नज़दीक है ना। अब भी कुछ दिन पहले आलोचना हुई, आज आपने खट से मीटिंग बुला ली। इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मायना तो यही निकाला जा सकता है ना, है कि ये मोहन भागवत का इम्पैक्ट है। मोहन भागवत अगर कुछ बोलेंगे तो अमित शाह सुध ले लेंगे। मोहन भागवत अगर कुछ बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार अब सुध लेगी। यानी कि आरएसएस की आलोचना का सीधा सीधा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारी एक छोटी सी गुजारिश है सरसंचालक मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी, आप देखिए आपकी बात को ये सरकार कितनी गंभीरता से लेती है कि मणिपुर पर जब बड़ी आलोचना हो रही थी, मणिपुर में आप जानते हैं कि चुनाव नतीजे भी कुछ इस तरीके से आए जो बीजेपी के पक्ष में नहीं गए, तो उसके बाद आपके कहने के बाद एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग हाई लेवल मीटिंग है, यानी कि आपकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। तो मोहन भागवत जी, एक रिक्वेस्ट, प्लीज एक स्पीच और अब की बार जरा नीट पर कुछ बोल दीजिए। नीट के जो छात्र हैं जो लगातार बोल रहे हैं, और टीचर्स हैं जो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। मेरे 670 मार्क्स आए हैं और उन मार्क्स पे जो मेरी रैंक होनी चाहिए थी वो लगभग 4500 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए थी, पर मेरी रैंक 14622 है, जो अनएक्सेप्टेबल है, अनइमेजिनेबल है।
मैंने उसको कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कितने मार्क्स आए थे आपके? 670। 670। अगर ये मार्क्स आपको पिछले बार आए हुए तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस बार आपको इस बार भी चांस। मुझे कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मुझे इस बार भी मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पर जो कॉलेज मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैं काम कर रही थी 2 साल से, मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी वेस्ट जाएगी, क्योंकि मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा किसी कॉलेज में जाके। अच्छा, तो अभी आप क्या मांगे कर रही है सरकार से, क्या चाह रही है कि क्या हो आपके साथ? बेसिकली मैं अपनी सीट चाहती हूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरी सबसे पहली मांग ये है। अब इसको पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, पहले एक ही स्टेप हुआ करता था कि एग्ज़ाम दो और अपनी जो भी सीट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाती थी। पर अब इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं कि हमें प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है अपनी सीट लेने के लिए, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एंड द एजेंसी कंसर्न। सो व्हाट इज़ माई रिक्वेस्ट इट इज़ कि आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करिए, जो भी चीज़ें पॉसिबल है अपने एंड पे उसको सॉर्ट आउट करिए, हमें सीट दिलाइए जो हम डिज़र्व करते हैं वो। लेकिन एनटीए ने अभी अपनी गलती नहीं मानी, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसका री एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग का भी री एग्ज़ाम हो, या फिर क्या चाह रही है आप लोग? जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू था उसके ऊपर जो आज डिसीजन आया वो कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ये बेस्ट डिसीजन है और यही होना चाहिए था। पर जो पेपर लीक वाला इशू है उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, और मैं होप करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा इशू जल्दी एड्रेस करा जाएगा और 8 जुलाई को वी विल बी सर्व जस्टिस। अभी दिल्ली में बहुत गर्मी है, इस तपती धूप में आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यहीं बैठो, या फिर आप क्या चाह रही है? घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला है कि यू कैन ईजिली गो फॉर द प्रोटेस्ट और न्यूज़ चैनल्स पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं। हमने देखा कि पहले जो छात्र प्रोटेस्ट करते थे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। आपको डर लग रहा है कि मैं मीडिया को बाइट दे रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर कहीं कोई कार्रवाई ना हो नहीं, जाए? मैं इजीली बैठी हूँ, मुझे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। आई विश ऐसा ना हो, क्योंकि इट इज़ अ डेमोक्रेसी और शायद डेमोक्रेसी का रूल है, शायद क्या 100% सबको पता है कि डेमोक्रेसी का रूल है, वी कैन कीप आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और रूलिंग पार्टी इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इट इज़ द पब्लिक। कब तक बैठेंगे आप इस गर्मी में यहाँ? जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, अनलेस आई गेट माई सीट विच आई डिज़र्व। मेरा नाम सुनीता है, मैं महेंद्रगढ़ से आई हूँ और ये प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने पेपर दिया है और मेरी बेटी के 625 नंबर है और फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। अब ये बताओ, इतनी हमने मेहनत, बेटी ने इतनी मेहनत की है, बेटी के साथ साथ मैंने भी मेहनत की है, मैं भी सीख कर रही हूँ, सीख कर रह के ना इतने 2 साल तक मेरी बेटी ने कोचिंग की है वहाँ पे, और रात भर जग के ना पूरी मेहनत करके ना, बेटी बोली कि मेरी रात को जगने के लिए बोली मम्मी बीच बीच में, मैं भी जगी हूँ बेटी के साथ, बीच में कॉफ़ी बनाई है 12-1 बजे तक जगने के लिए। इतनी मेहनत करके बेटी ने इतने नंबर लिए हैं और अब ये लग रहा है कि इतने में नंबर नहीं आ रहे, तो बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? अब मैं इतनी दूर से महेंद्रगढ़ से मैं यहाँ आई हूँ बेटी का साथ। आइए आप। महेंद्रगढ़ से आई हूँ मैं, हाँ, बेरी से, बेरी जो है गांव, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और इसलिए आए हैं कि कुछ सरकार सुने और एनटीए पेपर वगैरह है ये दोबारा पेपर करवाए सर। मेन तो हम यही चाहते हैं कि या तो सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होकर रीनीट होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को 24 लाख बच्चों को उनका हक मिले, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है, और तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्या सोल्यूशन हो सकता है जब एनटीए बोल रहा है कि 563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए थे? हमें क्या पता 563 बच्चों ने ग्रेस मार्क्स दिए? ये क्या उन्होंने, मतलब एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को क्या लिस्ट दी है? क्या उसके साथ नंबरों के साथ लिस्ट दी है कि 563 बच्चे हैं? और भी हो सकते हैं। ये तो जब रिजल्ट आया था, जब हमें पता चला कि 718 719 नंबर है, तभी हमें एनटीए की ग्रेस नंबर वाला पता चला है, नहीं तो कहाँ से पता चलता? पता ही नहीं चलता हमें। और ये एनटीए जब तक हम नहीं मानेंगे जब तक पूरी सीबीआई जांच नहीं होगी। तो और मैं आप लोग चाहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हाँ, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि जिसने भी गलती करी है, जिसने भी उसको सज़ा दी जाएगी। हाँ। और वो री एग्ज़ाम को लेकर नहीं कह रहे, वो कह रहे कि जो ग्रेस मार्क्स, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, कह रहे जो ग्रेस मार्क था वो जिसको ग्रेस मार्क्स मिला उसका दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। सर, तो उससे सोल्यूशन क्या होना है? कितनी रैंक नीचे आएगी बच्चों की? 600 या 700 ही तो रैंक आएगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो बच्चा 625 पे 53,000 पे बैठा, कितने कम हो जाएगी उसकी रैंक? कहाँ से नंबर आएगा? फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं होना है। और पेपर भी तो लीक हुआ है, उससे भी तो बच्चों को 30,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एनटीए तो नहीं मान रही ना, वो तो कह रही कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एनटीए तो कैसे मानेगी? जब चोर है वो चोरी को वो मानेगा कि मैंने चोरी की है। सीबीआई जांच होगी तो सिर्फ अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चोर थोड़ी कहेगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सर हमने अपनी जो केस है वो दायर करेंगे हम
सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे IPL दाखिल हुए, 20,000, उस पर भी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही चाहेंगे कि हमारा न्याय हो, हमें मेरी बच्ची को न्याय मिले। क्योंकि सर मैं इतनी परेशान हूँ और बच्ची भी इतनी परेशान है, क्या करें, हम कहाँ जाए। मतलब बच्ची का पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, वो पूरा दिन रोती रहती है, क्या करें। उसके साथ मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ और मैंने CCA लेके 3 महीने करके मेरी बेटी की तैयारी करवाई है, सच बता रही हूँ। और मैं अंदर से इतनी टूट चुकी, मैं टूट चुकी तो मेरी बेटी भी तो टूट चुकी है, मुझे पता है। और हमने कैसे तैयारी करके सिक्कर जाके मैंने कैसे छुट्टी लेके मेरी बेटी की तैयारी करवाई, सच बता रही हूँ मैं आपको। कोई मतलब समझ नहीं सकता इस बात को। और मेरा क्या 24 लाख परिवार भी तो परेशान है सर, 24 लाख बच्चों के परिवारों का सवाल है, मेरी बेटी का सवाल नहीं। मैं आज आई हूँ तो मेरी बेटी के लिए नहीं आई, मैं 24 लाख परिवारों के लिए यहाँ पे आई हूँ। इतनी दूर से घाम गर्मी में मर के आई हूँ ना, मैं ऐसे नहीं आई सर, हक मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं मेरा कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं 24 लाख बच्चों के लिए ना मैं कुर्बानी भी दे जाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ। आप एक माँ हैं और बेटी का दर्द समझती है। ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जो सड़कों पे नहीं आ रही है, अपनी जो उनकी पीड़ा है वो अपने अंदर ही रख रही है। तो उन माँओं से क्या कहेंगे, उन बेटियों से क्या कहेंगे जो बेटी इस बार नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, क्या कहेंगे उन बेटियों से? सर उन बेटियों को भी आगे तैयारी करने के लिए उनको मोटिवेट ही नहीं मिल रहा। वो सोच रहे कि आगे भी ऐसा ही होगा। अगर अब 650 या 660 पे कट ऑफ जा रही है तो आगे सोच रहे कि 700 नंबर लेना पड़ेगा हमें। तो वो भी अगर पहले जाने की सोच रही थी, वो आप सिक्कर है कोचिंग किसी सेंटर में नहीं जाने की सोच रही। उससे इतना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है कि पूछो मत आप, क्या बताए। जो बच्चा मोटिवेट होता था पहले कि पड़ोस में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, अब वो डिमोटिवेट हो रहा है कि 650 नंबर लेके भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नीट का जो स्कैम है वो बिहार में जो पटना FIR हुई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चीटिंग हुई है, छलावा हुआ है। नीट का जो स्कैम है जिसमें गुजरात में साफ साफ FIR में दिख रहा है छलावा हुआ है। एक भाजपा शासित राज्य है, दूसरा NDA शासित राज्य है, लेकिन यहां पर दिल्ली में केंद्र में आते आते धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। मोहन भागवत जी वो अभी भी ये कह रहे हैं कि 1563 बच्चों का मामला था, अदालत ने अब कहा है हम रीटेस्ट करा रहे हैं। लेकिन बाकी बच्चों का क्या? मोहन भागवत जी प्लीज आप देखिए, आपने जैसे ही बोला तुरंत अमित शाह ने सुध ले ली। मणिपुर के बारे में सरकार गंभीर हो गई, मीटिंग कर रही है। तो आप एक बार नीट के छात्रों के लिए भी कुछ आलोचना कर दीजिए। आपके शब्दों का वजन ऐसे लगता है ज्यादा है, आपके शब्दों के चलते ऐसे लगता है जैसे कि बीजेपी जो है वो ये जरूरत महसूस करती है कि अरे भाई कुछ कार्रवाई करते हुए देखें, वरना तो नीट पर तो कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। मामला अदालत में चला गया है, अदालत कुछ कहती है तो सरकार कहती है भ्रम फैलाने का। हर चीज में तो भ्रम फैल रहा है, तो ये भ्रम नहीं फैल रहा है। FIRs जो हैं वो एक NDA शासित बिहार की और एक BJP शासित गुजरात में हुई हैं। वहां की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि धांधली हुई है, वहां की इन्वेस्टिगेशन अभी ये बता रही है कि चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक आजकल ऐसे नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया तो वो साइकिल से चल के धीरे धीरे बस कुछ आसपास की जगहों को ही प्रभावित कर रहा है। ये व्हाट्सएप का युग है। इस युग में पेपर अगर यहां लीक हुआ तो उसका असर कहीं और भी होगा। तो ये जो नीट का स्कैम है, जो धांधली है, जिसको सरकार जिसकी सुध ही नहीं ले रही है, जिसमें सरकार को ये लगता है कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। मोहन भागवत जी, जस्ट वन रिक्वेस्ट प्लीज, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वो सारे छात्र आपके आभारी रहेंगे, वो टीचर्स जैसे कि अलख सर, NV सर, महेश्वर पेरी सर, जितने सर हैं वो सारे लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके अदालत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कैम है, लेकिन सरकार जानते हुए भी अनजानी बन रही है कि ये स्कैम है, वो सुध नहीं ले रहे हैं। तो आप एक बार अगर बोल देंगे ना तो हो सकता है कि उसको धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और NDA 3.0 बहुत गंभीरता से ले ले। ऐसा हो जाएगा तो आपको बहुत सारे बच्चों की दुआ लगेगी। क्या आप ऐसा करेंगे मोहन भागवत जी? हम देखेंगे। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।